नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रवि सुमन और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के मैथ्स का 7वां अध्याय, जिसका नाम है त्रिभुज। ये ज्यामिति का 7वां अध्याय है और इसमें हम लोग त्रिभुज से संबंधित सभी गुणों के बारे में और उनके प्रमेयों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अभी हम लोग इस अध्याय से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल हैं उन सब का हल देखेंगे और ये सारे सवाल लिए गए हैं आपके पास जो ब्राइट पब्लिकेशन का मॉडल पेपर है उससे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सभी सवालों को पर ध्यान देते हैं और जानते हैं। त्रिभुज के जो गुण हैं वो सब आप लोगों को पता होंगे। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे गुण हैं, आप उन सबों को पढ़े होंगे जब चैप्टर पढ़ाया गया होगा तब। अभी हम लोग सिर्फ सवालों को हल करने पर ध्यान देंगे। किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के कोण शीर्ष कोण का दुगुना है। आधार पर के कोण की माप क्या होगा, ध्यान से समझना आप, है ना। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज की बात हो रही है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक त्रिभुज बना लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। ये हो गया, मान लिया कि ये दोनों जो भुजाएं हैं वो बराबर है, ठीक है। तो अब कह रहा है शीर्ष आधार का जो कोण है, आधार पर का जो कोण है उस शीर्ष कोण का दुगुना है। तो शीर्ष कोण कौन सा है, यहाँ पर है ना। इसको मान लिया कि x है, क्या है, x है, ठीक ना। अब क्या कर रहे हैं, ये वाला कोण आधार पर का जो कोण है ये शीर्ष कोण का 2 गुना है, मतलब कि 2x है ना। अब देखना ये 2x है तो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, ठीक है बाबू। अब समझना ध्यान से, है ना। अब ये भी एक त्रिभुज का गुण होता है कि समान भुजाओं के सम्मुख समान कोण भी बराबर ही होते हैं। मतलब कि ये 2 भुजाएं जो बराबर है इसके सामने के जो कोण होंगे ना वो भी आपस में बराबर ही होंगे। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसके सामने कौन है, ये वाला कोण है और इसके सामने ये वाला कोण है, ये दोनों भी बराबर होंगे। तो ये 2x है तो ये भी 2x है, ठीक है। तो एक कोण निकला x, दूसरा 2x और तीसरा भी 2x निकला, ठीक है। तो अब आप लोग चाहें किसी भी 2 भुजाओं को बराबर मान के बनाएंगे ना तो यही आएगा x 2x 2x, है ना। अब त्रिभुज के कोणों की माप निकालनी है तो अब आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। x + 2x + 2x ये कितना आना चाहिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बराबर 180 डिग्री लिखिए और इसको बनाइए, 2x 2x 4x है वो 5x बराबर हो गया 180 डिग्री, है ना। अब देखो ना x का मान कितना आ गया, इधर 5 से गुना हुआ, उधर जाएगा तो भाग दे देगा। तो 180/5 कट के कितना आ गया, 5 × 15 3 × 36 डिग्री आ गया, ठीक है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे x का मान आ गया 36 डिग्री, कितना आ गया 36 डिग्री, है ना। अब ध्यान से देखना x का वैल्यू नहीं पूछ रहा है बल्कि पूछ रहा है कि आधार पर के कोण का माप क्या होगा। तो आधार पर का कोण क्या है, 2x है, कितना है 2x है। तो यहाँ पे आधार का कोण कैसे निकालना हम लोग निकालना होगा, आधार का कोण कितना माने हम लोग 2x माने थे ना, तो 2x है। अब x का वैल्यू कितना है 36 आया तो 2 × 36 हो गया, कितना हो गया 72 डिग्री हो गया। कितना हो गया बाबू 72 डिग्री। देखो तो 72 डिग्री कहाँ पे, यहाँ पे है b में। तो यही हो गया हमारा सही आंसर, b में 72 डिग्री। तो ये सवाल बन गया, आराम से आप लोग देख लो, है ना। चलो एक बार और समझ लो, है ना, फिर और आसानी होगी, है ना। ये है समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। मान लिया कि इसका ये वाला और ये वाला जो साइड है ये बराबर है और शीर्ष कोण जो है इसका दुगुना है आधार पर का कोण, है ना। तब ये x है तो ये वाला 2x हो गया, है ना। अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा, है ना, क्योंकि समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान ही होते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो एंगल निकल जाएगा। सॉल्व कैसे करना है ये बता ही चुके हैं। अगला सवाल है त्रिभुज ABC में तथा त्रिभुज PQR में AB बराबर है AC के और C बराबर है P के और B बराबर है Q के, ठीक है। तो चलो अब ध्यान से त्रिभुज बनाते हैं और फिर देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। तो इस तरह का सवाल जब भी मिले तो पहले 2 त्रिभुज बना लीजिए। 2 त्रिभुज कह रहा है तो 2 बना लेंगे, है ना। एगो ये हो गया ABC, है ना, और दूसरा हो गया PQR, क्या हो गया PQR, है ना। चलो अब देखो क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि AB बराबर है AC के, तो AB बराबर है AC के। इसका मतलब क्या है कि दोनों क्या है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। माने कि B बराबर होगा C के, इसके सामने का ई कोण और इसके सामने का ई कोण दोनों बराबर होगा, है ना। और दूसरी बात कि ये कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। चलो अगली बात देखते हैं, C बराबर है P के। देखो इस C
बराबर है पी के, किसके बराबर है, पी के, और बी बराबर है क्यू के, और बी बराबर है क्यू के, ठीक है। तो देखो तब तो देखो एक चीज़ तो क्लियर है ना कि सी बराबर है किसके, सी बराबर है पी के, है ना, और बी बराबर है क्यू के। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, है ना, सी के बराबर है कौन सा, पी, और बी के बराबर है क्यू, है ना, और ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। ध्यान समझना, बी और सी क्या है, आपस में बराबर है। तो इसके बराबर कौन हो गया, सी के बराबर हो गया पी यहाँ पे, है ना, ये बराबर हो गया इसके, और बी के बराबर क्यू हो गया, ठीक है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों तो भी तो आपस में बराबर हो गया। देखो ई एक्स है, ई एक्स है, ठीक है, तो ई किसके बराबर, इसके बराबर, तो ई भी एक्स हो गया, और ई इसके बराबर तो ई भी एक्स हो गया, है ना। यानी कि ये दोनों कोण भी बराबर है, और जब ये दोनों कोण बराबर है तो इसके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। इसके सामने की भुजा कौन सी, ये वाली, और इसके सामने की भुजा कौन सी, ये वाली, ठीक है ना, समझ रहे हो। देखना ध्यान समझो, फिर से समझा देता हूँ, रुक जाओ। देखो ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, है ना, और ये त्रिभुज हो गया पी क्यू आर, है ना। देखो तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी बराबर है ए सी के, ठीक है। तो इसके सामने की भुजा ये वाली एक्स है मान लो, तो ये वाला भी एक्स हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर होगा। समान भुजा के सामने का कोण भी समान होता है, तो ये हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि c बराबर है p के, तो c यहाँ पर है, ये किसके बराबर है, p के बराबर है, तो c कितना है, x है, तो ये भी x हो गया। अब b बराबर है q के, तो b यहाँ पर है और q यहाँ पर है, इसके बराबर है, यानी कि b भी x है तो ये भी x है। अब ये दोनों कोण भी बराबर हो गया। जब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो जिस तरह से समान भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, उसी तरह से समान कोण के सामने की भुजा भी तो बराबर होगी, है ना। तो इसके सामने का ई वाला है और इसके सामने का ई वाला है ना। तो देखो या अब यहाँ पे ध्यान से देखना, है ना, कि इसमें क्या हो रहा है कि ए बी और उसके बाद एंगल बी और फिर उसके बाद एंगल सी, है ना। इस तरह से क्या है कि अगर सर्वांगसम होना होगा इसको ए बी सी को पी क्यू आर से, तो फिर कैसे होना होगा, ध्यान से समझना। सर्वांगसमता कैसे होती है, क्रम में होती है, माने कि ए बी बराबर होना चाहिए था किसके, पी क्यू के, है ना। ए बी बराबर होना चाहिए था पी क्यू के, है ना, तब जाके ये सर्वांगसम होता है। लेकिन देखो क्रम में नहीं है ना। देखो ए बी किसके बराबर है, पी आर के बराबर है, और ए सी क्यू आर के बराबर है ना। तो सर्वांगसम नहीं है ये, लेकिन समद्विबाहु तो है। देखो ये इसके बराबर, यानी दो को भुजा जो है वो बराबर है। तो दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम नहीं है लेकिन समद्विबाहु है। तो खोजो इस चारों में कौन सा सही है ना। तो देखो सी में लिखा हुआ है ना, नहीं ए में लिखा हुआ है समद्विबाहु है परंतु सर्वांगसम नहीं है। तो ये हो गया हमारा आंसर ए, है ना। क्या है, समद्विबाहु है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। तो समद्विबाहु तो हमने सिद्ध कर दिया, लेकिन सर्वांगसम ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर्वांगसम होने के लिए क्या होना चाहिए, क्रम में होना चाहिए। सभी भुजाओं को और कोनों को किसी न किसी क्रम में होना चाहिए, तभी जाकर वो क्या कहलाएगा, सर्वांगसम कहलाएगा। तो इसका सही आंसर हो गया ए। अगला सवाल है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, फिर उसी तरह का प्रश्न है। देखो दो त्रिभुज बनाना है हम लोगों को, ए बी सी, यहाँ पे हमने बना लिया ए बी सी, है ना, और दूसरा है त्रिभुज पी क्यू आर, है ना। तो ये हमने दूसरा त्रिभुज बना लिया पी क्यू आर, है ना, में ए बी बराबर है पी आर के, ए बी बराबर है पी आर के, ओके, और ए बराबर है पी के, तो ए बराबर है पी के, ठीक है। दोनों त्रिभुज ए से एस ए एस अभिगृहित से सर्वांगसम होंगे, एस ए एस, है ना। अब ध्यान समझना, एस ए एस का मतलब है साइड एंगल साइड, मतलब कि एक साइड फिर उसके बाद वाला एंगल और उसके बाद वाला साइड, ये क्या होना चाहिए, ये तीनों दोनों त्रिभुज में बराबर होने चाहिए, बिल्कुल क्रम से। देखो ए बी बराबर है किसके, पी आर के, ठीक है, और उसके बाद वाला एंगल पी बराबर है ए के, है ना। एस ए एस, तो एंगल कहाँ होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। तो ये एंगल इसके बराबर है ना, और ये साइड बराबर है। तो एंगल बीच में कब आएगा, जब ये वाला इसके बराबर होगा, है ना। यानी कि जब पी क्यू बराबर होगा ए सी के, किसके, ए सी के, पी क्यू जब बराबर होगा ए सी के, तभी एस ए एस अभिगृहित से सर्वांगसम होगा। क्यों, क्योंकि देखो एक साइड बराबर होना चाहिए। तो देखो एक साइड बराबर है इधर और इधर, बिल्कुल क्रम से। फिर एक एंगल बराबर होना चाहिए, तो एक एंगल यहाँ एक एंगल यहाँ बराबर है। फिर एक साइड बिल्कुल एंगल से सटा हुआ, तो इस एंगल से मैंने इस कोण से सटा हुआ कौन साइड है, ये साइड ना है। तो इसको क्या करना होगा, हमको बराबर करना होगा, तभी जा करके दोनों एस ए एस अभिगृहित से सर्वांगसम होगा। तो देखो ऑप्शन में कहाँ पर है, पी क्यू बराबर ए सी, तो देखो यहाँ पर है पी क्यू बराबर ए सी, या फिर ए सी बराबर पी क्यू, दोनों एक बात बराबर है। तो सही आंसर हो गया इसका ए, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है, यदि त्रिभुज की भुजा BC पर एक बिंदु P इस प्रकार है कि AP कोण BAC का समद्विभाजक है, तब बताए इनमें से कौन सत्य है। चलो तो हम लोग बनाते हैं त्रिभुज ABC। फोटो बनाएंगे तभी समझ में आएगा, है ना। तो हर सवाल में फोटो जरूर बनाना। इस तरह के सवाल ABC है और कह रहा है BC पर कोई बिंदु है P, है ना। यहाँ पे ये बिंदु है P और ये इस तरह से है कि AP जो है यानी ई वाला AP जो है ये क्या कर रहा है, कोण BAC को, मतलब इस वाले कोण को, है ना, इस वाले कोण को क्या कर रहा है, का समद्विभाजक है, यानी कि इसको बिल्कुल आधा आधा बांट रहा है। क्या कर रहा है, बिल्कुल आधा आधा बांट रहा है। तब बताइए इनमें से कौन सा सत्य है। तो चलो ट्रायंगल पहचानने का प्रयास करो, है ना, कि जब आधार पर उसके शीर्ष कोण से लंब डाला जाता है, तो अगर आधार शीर्ष कोण को बिल्कुल आधा आधा बांटे, माने कि समद्विभाजक का मतलब कि आधा आधा बांटना होता है, बिल्कुल बराबर। तो जब बिल्कुल बराबर बांटता है तो वो किस तरह का ट्रायंगल होता है, तब वो होता है क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। क्या होता है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखना ध्यान से, यहाँ पे ये वाला क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज, माने कि पूरी तरह से यहाँ पर क्या होगा, लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा, है ना। ये वाला जो कोण बनेगा क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, है ना। अब देखो किसके बारे में पूछ रहा है, BA और BP के बारे में पूछ रहा है। तो BA यहाँ पर है अब BP यहाँ पर है। तो इस समकोण त्रिभुज में देखो, किस समकोण त्रिभुज ABP में देखो, समकोण त्रिभुज ABP में ये वाला जो भुजा है, ये वाला, ये कैसी भुजा है, ये समकोण के सामने की भुजा है। और समकोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनियस, है ना। तो देखो ये जो कर्ण होता है ये क्या होता है, ये त्रिभुज का सबसे लंबा साइड होता है। कर्ण हमेशा त्रिभुज का सबसे लंबा साइड होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो BA होगा इस त्रिभुज में सभी साइड से बड़ा होगा, सभी भुजाओं से बड़ा होगा। तो देखो किस में लिखा हुआ है ना, देखो इसमें BP को बड़ा लिख दिया है BA से। तो BP जो है आधार है, वो कभी भी कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता है। इसमें BP और CP को बराबर लिख दिया है, BP और CP को, BP यहाँ पे है और CP यहाँ पर है ना। तो ये बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा हो। ठीक है, और यहाँ पर BA जो है ये वाला, ये हमेशा बड़ा होगा किससे, BP से। तो सही आंसर हो गया हमारा A, क्योंकि BA जो है वो क्या है, कर्ण है। और कर्ण हमेशा क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का सबसे लंबा साइड होता है, सबसे बड़ा साइड होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि त्रिभुज ABCD तथा RQP तथा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, B बराबर 40, A बराबर 80, तब इनमें से कौन सा सत्य है। तो चलो पहले दोनों त्रिभुज बना लेते हैं और फिर आगे की कार्रवाई की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आ जाओ। दो त्रिभुज हमने बना लिया, एक बना लिया यहाँ पे और दूसरा बना लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, चलो अब देखो ABC एक का नाम है ABC, ठीक है, और दूसरे का नाम है RQP, है ना। चलो अब देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि AB बराबर है और यहाँ पे सर्वांगसम है ना, यहाँ पे सर्वांगसम का चिन्ह समझना है ना, ये सर्वांगसम है। AB बराबर है 4 सेंटीमीटर के, तो AB यहाँ पे लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है बाबू। और B है 40 डिग्री के बराबर, तो B हो गया यहाँ पे 40 डिग्री के बराबर, है ना। और A है 80 डिग्री के बराबर, तो A हो गया 80 डिग्री के बराबर, ठीक है बाबू, है ना। अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा सत्य है, ठीक है बच्चा। तो देखना ध्यान से, E 80 है, E वाला एंगल कितना है, 80 है, E वाला 40 है, तो E वाला कितना हो जाएगा, E वाला हो जाएगा 60, ये हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब ये दोनों अगर सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम होने का मतलब क्या है कि सारा एंगल बराबर होगा और सारा साइड बराबर होगा, और वो भी किस तरह से, बिल्कुल क्रम से। तो देखो ई वाला 4 सेंटीमीटर, तो ई वाला भी 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोनों सर्वांगसम है। ई वाला 80 डिग्री है, तो ई वाला भी 80 डिग्री होगा। ई वाला 40 डिग्री है, तो ई वाला भी 40 डिग्री हो गया। ई वाला 60 डिग्री निकाले हम लोग, तो ई वाला भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। बिल्कुल क्रम से दोनों में बराबर होगा, तभी जाकर के क्या कहलाएगा, सर्वांगसम कहलाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें से कौन सा सत्य है। तो पहला देखो QP दे रहा है 4 सेंटीमीटर, QP 4 सेंटीमीटर होगा क्या, नहीं, क्रम से QR ही 4 सेंटीमीटर होगा, तो ये हमारा ऑप्शन हुआ ही नहीं। फिर कह रहा है, फिर इसमें भी लिख दिया QP 4 सेंटीमीटर, तो QP 4 सेंटीमीटर बिल्कुल नहीं होगा। QP देख रहे हो यहाँ पे नीचे में है, तो वो भी नहीं होगा। RQ 4 सेंटीमीटर, तो देखो ये वाला साइड 4 सेंटीमीटर हो सकता है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो RQ या फिर QR कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, ये सही है। तो पहला वाला सही है। फिर दूसरा में कह रहा है P 60 डिग्री, तो देखो P 60 डिग्री आया है कि नहीं आया है, आया है। तो ये वाला हो गया हमारा सही आंसर, मिल गया C में, है ना। कहाँ पे मिल गया सही आंसर, C में, देख लो C में है ना सही आंसर। चलो तो इस तरह से आप लोग इन सवालों को बनाते हैं।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी त्रिभुज का शीर्ष लंब आधार को समद्विभाजित करे तो वह त्रिभुज क्या होगा। अब देखो यहाँ पे इस तरह का सवाल, इस पे आधारित सवाल पहले भी बनाए हैं, है ना। देखो क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का शीर्ष लंब यानी कि शीर्ष से लंब है, यानी कि यहाँ पे लंब भी आ रहा है, यानी 90 डिग्री के कोण बना रहा है, और क्या कर रहा है, आधार को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि ये दोनों बिल्कुल ही बराबर है, तो बताए कि वह त्रिभुज क्या होगा। तो यह किस प्रकार का त्रिभुज है यही आपको बताना है, ठीक है। तो ये किस तरह का त्रिभुज होगा, तो देखो शीर्ष लंब, यहाँ पे शीर्ष लंब, त्रिभुज का शीर्ष लंब आधार को समद्विभाजित कर रहा है, तो बताएं कि वह त्रिभुज किस तरह का होगा, है ना। तो ये होगा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। देखो, है ना, यहाँ से क्या आया, बिल्कुल 90 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये दोनों एंगल बराबर होगा, है ना। तो देखो ये एंगल और ये एंगल क्या हुआ, बिल्कुल ही बराबर हुआ, ये साइड इसके बराबर है ना। तो देखो इसका मतलब क्या है कि देखो ये वाला जो साइड है, ये वाला दोनों में कॉमन है, यानी कि ये वाला तो बराबर है, ये है, और दूसरा देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड भी बराबर है ना, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर है। तो देखो एस, ए और ये एस, देख रहे हो, एस ए एस अभिगृहित से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। ई वाला साइड तो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में बराबर हो गया। ई वाला साइड और ई वाला साइड क्या बाबू, दोनों को समद्विभाजित किया है, यानी कि बराबर है। ई लंब है तो इधर भी 90 इधर भी 90, तो एस ए एस अभिगृहित से दोनों त्रिभुज, ई वाला त्रिभुज इधर वाला और इधर वाला सर्वांगसम हो गया। तो जब सर्वांगसम हो गया तो इसका मतलब कि ये साइड इसके बराबर होगा, है ना। सर्वांगसम का मतलब यही ना कि सारा साइड और सारा कोण बराबर होता है, बिल्कुल क्रम से, है ना। तो ये साइड इसके बराबर हो गया, और जब दो गो साइड बराबर हो गया, दो गो भुजा बराबर हो गया, तो कैसा कोण हो गया, समद्विबाहु कोण हो गया, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, है ना। सही आंसर हो गया इसका सी। अगला सवाल है, दो रेखाखंड AB तथा CD एक दूसरे को P बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं, तब इनमें से कौन सा सत्य होगा। चलो तो दो हम लोग ले लेते हैं रेखा AB और CD, एक दूसरे को क्या करते हैं, P बिंदु पर काटते हैं ना। तो चलो ये AB हो गया, है ना, और ये हो गया तुम्हारा CD, है ना। और क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को P बिंदु पर समद्विभाजित कर रहे हैं, बिल्कुल आधा आधा बांट रहे हैं। ई जितना होगा उतना ही इधर ई होगा, इधर जितना है उतना ही इधर है ना, और इधर भी जितना इधर है उतना ही इधर है, बिल्कुल समद्विभाजित कर रहे हैं। तो अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा सत्य है। अब इसमें देखो AC और BD के बारे में पूछ रहा है, तो AC कहाँ है, AC यहाँ पे है, और BD कहाँ है, यहाँ पर है ना। अब इस चारों को मिला दिया, है ना, तो ये एक पतंग बन गया। क्या बन गया, पतंग बन गया, है ना। तो अब बताना है कि इस चारों में से कौन सा सत्य है। तो देखो यहाँ देखो ध्यान से, AC हमेशा किसके समांतर है, हमेशा BD के समांतर है, देख रहे हो ना। उसी तरह से BC हमेशा किसके समांतर है, AD के समांतर है, ठीक है। चाहे इस फोटो को तुम जैसे भी बनाओगे, ये दोनों भुजाएं, ये भुजा इसके समांतर होगी, ये भुजा इसके समांतर होगी, ठीक है। तो इसी पर आधारित प्रश्न है। देखो क्या कह रहा है, पहला में कह रहा है कि AC पैरेलल है BD के, माने AC समांतर है BD के, तो चलो बिल्कुल सही बात है। और AC बराबर भी है BD के, तो ये भी सही बात है ना। AC BD के बराबर भी होगा, ठीक है। देखो देखो, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है ना। तो ये साइड और ये साइड भी दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये वाला हमारा पहला वाला जो है वो सही है ना। स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पे, जब फोटो बनाएंगे हम लोग तो सब कुछ दिखेगा, है ना। तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 7, है ना, कि AB तथा CD एक दूसरे को P बिंदु पर, ये है आपका P बिंदु, है ना, P बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं, तब इनमें से कौन सत्य होगा। तो AC समांतर होगा BD के, और AC बराबर भी होगा BD के, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग इस वाले एंगल को देखते हैं, इस वाले एंगल को देखते हैं, तो देखो अब ध्यान से समझना है यहाँ पे कि बराबर कैसे है ना। ये वाला तो समझ में आ गया, समांतर वाला, बराबर कैसे ये देखना है ना। देखो इस वाले त्रिभुज को देखो ध्यान से, है ना, और इस वाले त्रिभुज को देखो ध्यान से, है ना। देखो क्या हो रहा है। तो देखो ये वाला किसके बराबर है, इसके बराबर है ना। ई वाला एंगल जो है सो कि बराबर होता है ना, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो ई वाला कोण बराबर है, और ई वाला किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो देखो क्या हुआ, SAS है ना। तो SAS अभिगृहित से ई वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो ये वाला भुजा इस वाले भुजा के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा, है ना। सर्वांगसम होने का मतलब यही होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस दोनों बातों को प्रूफ कर दिया है। तो ये हमारा हो गया सही आंसर, ठीक है। चलो, और
चलिए तो हो गया। और भी कुछ देखना है क्या? AC समांतर है CD के, तो देखो AC यहाँ पे है और CD यहाँ पर है, ये दोनों समांतर होगा एक दूसरे के? नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं है। दूसरा कह रहा है AC समांतर है CD के, फिर वही बात कह दिया, तो ये भी नहीं होगा। सही आंसर हमारा मिल गया A। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। समान कोणिक त्रिभुज किस तरह के त्रिभुज होते हैं? ठीक है, तो अब ध्यान समझना। समान कोणिक त्रिभुज का मतलब क्या है? समान कोणिक त्रिभुज का मतलब है कि जिसके सभी कोण समान हो, है ना। तो एक बात ध्यान समझना कि समान कोणिक त्रिभुज को हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज, है ना। लेकिन आप लोग तो पढ़े होंगे कि भाई समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसका सारा भुजा बराबर होता है, तीनों भुजा बराबर होता है। तो यहाँ कोण की बात कैसे आ गई? तो कोण की बात ऐसे आ गई बाबू कि जब तुम कोई जब कोई तुम त्रिभुज बनाओगे जिसका तीनों साइड बराबर है, जब जिसका तीनों साइड बराबर है तो उसका तीनों कोण भी बराबर होगा। अब कैसे बराबर होगा देखना। तो ये देखो, ये दो साइड बराबर है, ई भुजा बराबर है, तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो इसके सामने का कोण ई हो गया, इसके सामने का कोण ई हो गया, ये दोनों x और x हो गया, दोनों बराबर हो गया, है ना। अब देखो ई वाला भुजा और ई वाला भुजा भी तो बराबर है, तो इसके सामने का कोण कौन हो गया? ई हो गया, तो ई भी x हो जाएगा, है ना। तो अब x जोड़ x किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा, है ना। यानी 3x हो गया 180 के बराबर, और x का मान निकालोगे तो 180/3 कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। अब तीनों कितना हो गया? 60 हो गया, 60 है ना। तो कुछ बातें याद कर लो। अभी याद कर लो कि समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा भी बराबर होता है और तीनों कोण भी बराबर होता है। और एक और बात याद कर लो कि तीनों कोण किसके बराबर होता है? 60 डिग्री के बराबर होता है। एक समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण 60 डिग्री के बराबर होता है हमेशा, ठीक है। तो इस बात को भी याद कर लो। चलो, तो ये सवाल भी बन गया। कैसा होगा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज होगा। अगला सवाल है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC के, है ना, और A बराबर है 60 डिग्री के, तो C क्या होगा? चलो, तो ये भी बड़ा आसान सवाल है। इसको क्या करो कि एक त्रिभुज बना लो कुछ इस तरह से, है ना। बना लिए त्रिभुज। अब क्या कर रहा है कि इसका नाम रख दिया है ABC, तो ABC तुम भी नाम रख दो। AB बराबर है AC के, तो देखो AB यहाँ है और AC यहाँ है, ठीक है। तो AB AC के बराबर है, तो क्या पढ़ाए थे? क्या बताया कि समान भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो ये दोनों भुजा समान है, इसके सामने का कोण कौन है? ई है, और इसके सामने का कोण कौन है? ई है। तो ई और ई दोनों क्या होगा? बराबर होगा, स्पष्ट है। तो ए कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। कितना दिया बाबू? 60 डिग्री दिया है ना। तो ई दिया है 60 डिग्री, ई दोनों क्या है? बराबर है। तो मान लो कि x है और x है, बराबर है, तो x और x मान लिए। तो अब ये दोनों एंगल निकल जाएगा कि नहीं? कैसे निकलेगा? तो x जोड़ 60 किसके बराबर होना चाहिए? बोलो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो तीनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए, है ना। अब क्या करो, अब x का मान निकालो, x जोड़ x 2x, है ना। 180 इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, तो कितना आ गया? 120 आ गया, है ना। अब x का मान निकालो, है ना। x का मान निकालने के लिए 2 को जब उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? इधर गुना में था, उधर भाग में चला जाएगा, है ना। तो कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो देखो आंसर में है 60 डिग्री, कहीं पर यहाँ पर है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आसान सवाल था, तो हमारा सही आंसर हो गया 60 डिग्री, है ना। देख रहे हो ना। सबसे देखो, एक जितना भी प्रमेय है ना, सबको ध्यान में रखो, फिर सारा सवाल बन जाएगा ना। समान भुजा दिया है तो उसके सामने का कोण भी समान हो जाएगा। हमने मान लिया कि x है, एगो कोण दिया है तो बाकी आराम से निकल जाएगा, है ना। तो इस तरह के सवाल बहुत आसान होते हैं, बस कुछ बातों को, कुछ प्रमेय को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलो अब देखो अगला सवाल। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बराबर है AC के, C बराबर है कोण C बराबर है D के, और कोण B बराबर है E के, तब क्या ABCDEF के सर्वांगसम और समद्विबाहु, है ना। इस संदर्भ में सवाल है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या करना, हम लोग को बताए ही हैं, 2 त्रिभुज बना लेना है। चलो बना लिया हमने 2 त्रिभुज, है ना। एक यहाँ बना लिया और एक बना लिया यहाँ पर, है ना। एक का नाम क्या देना बच्चा? एक का नाम देना है ABC, तो ABC लिख दिया, है ना। और दूसरे का नाम देना है DEF, तो DEF लिख दिया, है ना। DEF लिख दिया, है ना। चलो अब सवाल में क्या कर रहा है कि AB बराबर है AC के, तो देखो AB बराबर हो गया AC के। तो सबसे पहले यहीं पे रुक जाना, है ना, क्योंकि एक जब तुमको गुण पता चल गया तो देखो इससे क्या स्पष्ट हो गया कि समान भुजा दिया हुआ है, तो समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं। माने कि ई भी x मान लो और ई भी
x मान लो, है ना। तो ये दोनों क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, क्योंकि इसके सामने का कोण e है और इसके सामने का कोण e है, ठीक है। तो समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं। चलो अब आगे बढ़ो। c बराबर है d के, माने c जो कोण है ये किसके बराबर है, d के बराबर है। देखो तो c किसके बराबर है, d के बराबर। तो c x है तो d भी x हो गया, है ना। c x था तो d भी x हो गया। अब तो ये खत्म। अब देखो b e के बराबर है, b किसके बराबर है बाबू, e के बराबर है ना। तो e x है तो e भी x हो गया ना। देखो तो, देख रहे हो ना। चलो अब यहाँ पे देखो इस त्रिभुज में क्या समझ में आता है, ये दोनों कोण समान है। तो देखो जिस तरह से समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं, उसी तरह से समान कोणों के सामने की भुजाएं भी समान होंगी। तो इसके सामने की भुजा ई है और इसके सामने की भुजा ई है ना। तो क्या हो गया, डी एफ ई एफ के बराबर हो गया। तो ई भी समद्विबाहु हो गया और ई भी समद्विबाहु हो गया, है ना। लेकिन सर्वांगसम होने के लिए बिल्कुल क्रम से सारा कोण और भुजा बराबर होना चाहिए। तो देखो ए भी बराबर होना चाहिए था किसके, डी ई के, लेकिन ए भी बराबर है किसके, डी एफ के बराबर है ना। बी बराबर होना चाहिए ई के, तो है सी बराबर होना चाहिए एफ के, तो सी एफ के बराबर नहीं है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे कि नहीं है। तो बिल्कुल क्रम से सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर होने चाहिए, लेकिन इसमें क्रम से बराबर नहीं है, इसलिए सर्वांगसम नहीं होगा। लेकिन समद्विबाहु है, स्पष्ट दिख रहा है, हमने अभी प्रूफ किया है। तो समद्विबाहु है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। तो देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है समद्विबाहु है परंतु सर्वांगसम नहीं है, सी में। तो सी हो गया हमारा सही आंसर, है ना। तो आगे होकर समझ आप लोगों के। चलो अगला सवाल देखते हैं। बगल के चित्र में x का मान निकालिए। चलो तो ये भी जो गुण है, जो प्रमेय है, ये मैं आपको पिछले अध्याय में भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वह अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। क्या होता है, अंतःसम्मुख कोण। तो इसके सामने का कोण कौन सा है, देखो तो इसके सामने का एगो कोण ई है, एगो कोण ई है, दूगो इसके सामने का कोण है ना। और कहाँ है, त्रिभुज का अंतः कोण है, माने त्रिभुज के अंदर में है कोण, ठीक है। तो त्रिभुज का अंतःसम्मुख कोण जो है इस बहिष्कोण का, बहिष्कोण मतलब बाहर वाला कोण, है ना। तो ये जो बाहर वाला कोण है इसके अंदर का और इसके सामने का जो कोण है ना, इस दोनों को जोड़ने पर किसका वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आएगा, है ना। मतलब कि याद रखना ये प्रमेय है कि किसी भी कोण का बहिष्कोण, है ना, उसके सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा किसके, 35 डिग्री जोड़ 45 डिग्री, है ना। बहुत स्पष्ट है, 5 पर 10 का 0 हाथ में 1, 4 दिन 7 आएगा 8, 80 डिग्री आएगा। देखो 80 डिग्री है आंसर, हाँ यहाँ पर है सी में 80 डिग्री। तो ये हो गया हमारा सही आंसर, ठीक है। तो ये गुण है, याद कर लो। और बाकी और भी तरीका है x का मान निकालने का, लेकिन जब किताब में पढ़वाया गया है बहिष्कोण का गुण, बहिष्कोण से संबंधित प्रमेय जब पढ़ाया गया है तो उसी से बनाना है और इसको समझ लेना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बाकी तरीका और भी है ना। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बगल के चित्र में x का मान निकालिए। फिर वही बात आ गई, है ना, उसी प्रमेय पे बना लेंगे इसको भी, है ना। क्या होगा, इस दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, इसके बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि बहिष्कोण जो होता है वो अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो क्या लिखोगे, 39 जोड़ x बराबर 117 डिग्री, ये लिखोगे ना। क्योंकि बहिष्कोण जो होता है वो अपने अंतःसम्मुख कोणों के बराबर होता है। अब x का मान निकालो, क्या होगा, इधर प्लस में उधर जाएगा 39 चला जाएगा माइनस में, है ना। दोनों घटाओ क्या होगा, 8 9, 17 में से 9 घटेगा 8, एगो इसको दे दिया था 10 में से 3 घट गया 7, 78 डिग्री हो गया। देखो 78 है ऑप्शन में, यहाँ है बी में, तो ये निकल गया तुम्हारा 78 डिग्री, ठीक है। तो बस कुछ प्रमेय को, कुछ मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखोगे तो फिर सवाल बहुत ही आराम से बनता चला जाएगा। ज्योमेट्री में बस, ज्यामिति में बस यही है कि आपको क्या करना पड़ता है, प्रमेय को ध्यान में रखना पड़ता है ना। चलो वैसे प्रमेय रटने की आवश्यकता नहीं है, अब रटने मत लगना, है ना। हाँ, बस क्या करो, किताब के सारे सवालों को बना लो, है ना। किताब के सारे सवाल को बनाओ एक एक करके, और जिस प्रमेय की भी आवश्यकता पड़े, माने जिस थ्योरम को की भी आवश्यकता पड़े उसको पलट के देख लो, है ना। ऐसा करते हुए क्या होगा कि जब तुम्हारा पूरा एक्सरसाइज खत्म होगा, जब तुम्हारा पूरा क्वेश्चन खत्म होगा, तब तक तुम्हारा सारा प्रमेय अपने आप ही दिमाग में आ गया रहेगा, अपने आप बन गया रहेगा, अपने आप ही वो याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर रटने का प्रयास करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मैथ रटने का विषय नहीं है ना। जब तक सवाल प्रयास नहीं करोगे, मतलब कि सवाल प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक ही प्रमेय सब ध्यान में नहीं रहेगा। तो जितना अधिक सवाल बना सकते हो उतना अधिक सवाल बनाओ, और जहाँ प्रमेय की आवश्यकता पड़े किताब खोल के देखो, है ना। धीरे धीरे अपने ही याद हो जाएगा, लेकिन रटने की कोशिश ना करना कभी भी। एक त्रिभुज PQR में
पी क्यू बराबर है पी आर के। तो देखो एगो त्रिभुज बना लो, यहाँ देखो बना लिए त्रिभुज, है ना। पी क्यू आर है तो पी क्यू आर हो गया, ठीक है बाबू। अब देखो क्या कह रहा है, अब सवाल कह रहा है कि पी क्यू पी आर के बराबर है, तो पी क्यू यहाँ है और पी आर यहाँ है, देख रहे हो ना। तो ये अब देखो यहीं से समझ लो, यहीं पे स्पष्ट है कि समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं। तो ये दोनों भुजा अगर समान है तो इसके सामने का कोण भी समान होगा। इसके सामने का कोण कौन है, ये वाला है, और इसके सामने का कोण कौन है, ये वाला है। तो ये दोनों सभी समान होगा, ठीक है। अब स्पष्ट है। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे तो क्यू कह रहा है 45 डिग्री, मतलब कि ये वाला जो कोण है ये वाला है 45 डिग्री, ठीक है। ये जब 45 है तो ये कितना होगा, ये भी 45 होगा, है ना, क्योंकि समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं। तो देखो क्यू 45, तो आर का मान पूछ रहा है, आर का मान कितना आया, देखो तो स्पष्ट है ना, पहले ही बन गया सवाल। आर का मान आ गया 45 डिग्री। तो देखो सवाल में कहाँ है 45, ए में है। तो ये हो गया हमारा सही आंसर, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 57 डिग्री है तो शेष न्यून कोण क्या होगा। चलो अब इसको भी समझना ध्यान से, है ना। देखो एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है बाबू। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है कि एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा। एक कोण यहाँ पे मान लो ये कितने के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। और बाकी दो को क्या होगा, न्यून कोण होगा। बाकी दो क्या होगा, न्यून कोण होगा, माने 90 डिग्री से छोटा होगा, है ना, क्योंकि तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 के बराबर होता है। ये अकेले 90 डिग्री है तो बाकी दो को क्या होगा, 90 से छोटा ही होगा, है ना। तो एगो है 57 डिग्री, एगो दिया हुआ है 57 डिग्री, और तीसरा कह रहा है निकालने के लिए। बोलो तो दुनिया में इससे ज़्यादा आसान सवाल कुछ है क्या? दुनिया में इससे ज़्यादा आसान काम कुछ भी नहीं है ना। अब टिकटॉक का वीडियो बनाना वो अलग है ना, वो इससे भी ज़्यादा आसान होता है। तो देखो क्या करना है, ये 90 दिया है, 57 दिया है ना, 57 है, 5 पर 7 57। और इसको निकालना है, इस वाले को। तो इसको मान लो x। अब क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 के बराबर होता है। तो 57 जोड़ 90 जोड़ x कितना हो गया, 180 डिग्री के बराबर हो गया। अब x का मान निकाल लो, है ना। और इसको हम लोग सिंपल ऐसे भी सिंपल भी रख सकते थे कि इस दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देते, या फिर इसको खाली 90 में से घटा देते। तो तरीका कुछ भी हो सकता है, आंसर वही आएगा, है ना। तो 7 और 9 5 14 ये हो गया। अब x का मान निकालने के लिए 147 को उधर भेजोगे तो घट जाएगा, है ना, -147 घटे कितना हो गया, 10 में से 7 घट गया 3, एगो इसको दिया है 7 में से 4 घट गया 3, 33 डिग्री ना। देखो तो 33 डिग्री है ऑप्शन में, ए में 90 है, बी में 33 है। तो बी हो गया हमारा सही आंसर, ठीक है, देख रहे हो ना। चलो और सिंपली 90 में से 57 घटा देते तब भी 33 ही आता है ना। तो जो भी तुम्हारा तरीका हो तुम बना सकते हो, जो बेसिक तरीका वो हम तुमको बता रहे हैं। अगला सवाल देखो, यदि त्रिभुज ए बी सी एक्स वाई जेड इस प्रकार है कि बी सी बराबर है एक्स जेड के और ए सी बराबर है वाई जेड के, तो और ए बी बराबर है वाई एक्स के, तो एंगल ए माने कोण ए का क्या मान होगा, यही पूछ रहा है। तो देखो ध्यान समझना इस बात को, है ना। देखो सबसे पहले तो स्पष्ट है कि ये दो त्रिभुज है और इसके तीनों साइड के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों त्रिभुज एस 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 माने साइड साइड साइड, हिंदी में भुजा 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 अभिगृहित से क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है। तो चलो अब त्रिभुज बना लो। यहाँ पर है ए बी सी और यहाँ पर है एक्स वाई जेड, क्या है, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, है ना। सर्वांगसमता का मतलब क्या होता है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसका मतलब है कि वो दोनों त्रिभुज का तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर होगा बिल्कुल क्रम में, और तीनों का कोण भी बराबर होगा बिल्कुल क्रम में, ठीक है। तो देखो बी सी बराबर है एक्स जेड के, देखो तो बी सी यहाँ है ना, और एक्स जेड कहाँ है, यहाँ है ना। तो ये इसके बराबर है, ठीक है। और फिर कह रहा है ए सी बराबर है वाई जेड के, तो देखो ए सी यहाँ पे है और वाई जेड यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ए बी बराबर है वाई एक्स के, तो देखो ए बी यहाँ है और वाई एक्स कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये वाला साइड इसके बराबर है, ये वाला साइड इसके बराबर है, और ये वाला इसके बराबर है, ठीक है। तो जिस क्रम में भुजा बराबर है उसी क्रम में एंगल भी बराबर होना चाहिए। देखो इस वाले साइड के और इस वाले साइड के बीच का एंगल क्या है, जेड है। तो देखो यहाँ पर भी देखो ई वाला साइड और ई वाला साइड, इसके बीच का एंगल क्या है, एक्स है ना। यानी कि ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होगा, ठीक है। मतलब कि एक सवाल पे नहीं, एक नॉर्मल से गुण की बात करें तो, है ना, ये वाला और ये बराबर होगा। उसी तरह से देखो ये वाला कौन है, ये वाला भुजा है और ये वाला भुजा है, देखो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, इस दोनों के बीच में कौन है, एक्स है। तो और इस दोनों के बीच में देखो कौन सा, ये वाला है। तो किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा, ठीक है। उसी तरह से ए कहाँ पे, देखो ए किसके बीच में है, अब
इसके और इसके बीच में है, मतलब 3 को और 2 को वाला के बीच में है, तो यहाँ पे है और यहाँ पे है ना। तो देखो इस तरह से जिस क्रम में भुजा बराबर है उसी क्रम में कोण भी बराबर होगा। अब किस कोण के बारे में पूछ रहा है, तो कोण ए के बारे में पूछ रहा है। तो देखो तो कोण ए किसके बराबर है, कोण ए यहाँ पे है ना, कोण ए किसके बराबर है, वाई के बराबर है। किसके बराबर है बाबू, वाई के बराबर है। तो सही आंसर हो गया हमारा बी। ठीक है, जिस क्रम में भुजा बराबर होगा उसी क्रम में कोण भी बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। तो इसका सही आंसर हो गया वाई, है ना। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो एक बार और देख लो, है ना। देखो यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे हो गया एक्स वाई जेड। ठीक है बाबू, बी सी बराबर एक्स जेड के, तो बी सी एक्स जेड कहाँ पे, सॉरी यहाँ पर है, एक्स जेड के बराबर हो गया। ए सी बराबर है वाई जेड के, तो ए सी कहाँ पे है, यहाँ पर है, बराबर हो गया वाई जेड के, है ना। और ए बी बराबर है एक्स वाई के, मतलब ई बराबर है इसके, है ना। अब एंगल ए पूछ रहा है, एंगल ए यहाँ है ना। तो देखो एंगल ए किस दो भुजाओं के बीच में है, इसके बीच में और इसके बीच में, है ना। देखो तो ई वाला भुजा कहाँ पर है, देखो तो एगो 3 गो वाला यहाँ है, 2 गो वाला यहाँ है, सॉरी 2 गो बता है यहाँ है। तो इस दोनों के बीच में जो कोण होगा वही ना होगा ए के बराबर, यानी कि एंगल ए के बराबर हो गया एंगल वाई। तो बस हम लोग को क्या करना है, क्रम मिलाना है। क्या करना है, क्रम मिलाना है। चलो इस सवाल में क्रम मिलाना है। अगला सवाल देखते हैं। भुजा के विचार से त्रिभुज के कितने प्रकार हैं, बताइए। भुजा के विचार से त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। भुजा के विचार से त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, 3 प्रकार। कौन कौन से होते हैं बाबू, ध्यान से देखना। कौन कौन सा होता है, एक होता है समबाहु। समबाहु का माने जिसका तीनों भुजा बराबर हो, और दूसरा होता है समद्विबाहु, यानी क्या होता है, समद्विबाहु, जिसका 2 भुजा बराबर हो। और तीसरा क्या होता है, जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं हो। ठीक है, तो भुजा के आधार पर ये 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और तीसरा जिसमें कि कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, है ना। अगला सवाल है, कोण के विचार से त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर 3 होगा, ये तो पता चल गया आपको। इसका देखिए, कोण के विचार से त्रिभुज के कितने प्रकार है, तो भुजा के विचार से भी त्रिभुज के 3 प्रकार और कोण के विचार से भी त्रिभुज के 3 प्रकार। कौन कौन से, तो कोण के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन सा त्रिभुज होता है, कोण के आधार पर होता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज, जिसका तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हमारे 90 डिग्री से छोटा हो। और दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, है ना। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है, जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, तो वो हो जाएगा समकोण त्रिभुज। और तीसरा में क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा में क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज, है ना। माने कि जिस त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, तो उसी को कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये 3 प्रकार होते हैं, भुजा के आधार पर भी और कोण के आधार पर भी। अगला सवाल देखो, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को सामने के शीर्ष से मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को सामने के शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। ये आप पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो अभी पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए, है ना। क्या है, इन सभी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को, ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु मतलब कि ठीक बीच में, है ना। यहाँ पर इस तीनों बिंदुओं को सामने के शीर्ष से मिलाने वाली रेखाओं को इसमें से क्या कहते हैं ना। तो क्या कीजिए कि मध्य बिंदुओं को सामने के शीर्ष से ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, और इन सब को सामने के शीर्ष से कौन मिला रहा है, ये मिला रहा है। तो यही क्या है, त्रिभुज की माध्यिका है। क्या है, त्रिभुज की माध्यिका है। तो ये हो गया हमारा सही आंसर ए। और ये याद करने वाला प्रश्न है, ये तो आपको याद रहना चाहिए। परिभाषा है, माध्यिका की परिभाषा क्या होती है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को सामने के शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। अगला सवाल है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है, बताइए। तो ये तो बड़ा आसान सवाल है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है, ये आपको पता ही है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। अब देखिए, ये वही सवाल है, ये सवाल पहले होना चाहिए था, है ना। किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण प्रत्येक सुदूर अंतः कोण से क्या होता है, माने कि देखो भाग रहा है, माने कि ई हो गया तुम्हारा त्रिभुज, है ना। इसका कोई एक बहिष्ठ कोण ले लिया, ई सुदूर अंतः कोण मतलब कि ई वाला और ई वाला कोण, है ना। इसके और इसके, इस तीनों कोण में क्या रिलेशन है, ये वाला जो कोण होता है ये इस दोनों के योग के बराबर होता है, यही होता है ना। तो देखो,
जब इस दोनों को जोड़ने पर किसके बराबर आता है, इसके बराबर आता है। इसका मतलब क्या है कि ये हमेशा इस दोनों से बड़ा होगा। क्या होगा, इससे ही बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि इसी दोनों का तो जोड़ है ही। अब देखो 3 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 क्या है, 3 से भी बड़ा है और 2 से भी बड़ा है। वैसे ही जब इस दोनों को जोड़ते हैं तो ई आता है, तो इसका मतलब क्या है कि ई वाला इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए। किसी त्रिभुज का बहिष्कोण प्रत्येक सुदूर अंतःकोण से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, सही आंसर होगा इसका ए। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किसी त्रिभुज की किसी भुजा को दोनों ओर बढ़ाने पर प्राप्त बहिष्कोणों का योग क्या होगा। देखो हमेशा तो ये आपके किताब में भी पढ़ना है कि त्रिभुज की किसी भुजा को दोनों ओर बढ़ाने पर प्राप्त बहिष्कोण, माने ई वाला कोण और ई वाला कोण, है ना, क्या होगा। इसका योग जो है हमेशा 180 डिग्री से कम होता है, 180 डिग्री से हमेशा ही कम होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए, 180 डिग्री से कम, मतलब कि पाई से कम। ठीक है, तो इसको याद रखना है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसी त्रिभुज में अधिक कोणों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो अधिक कोण का अर्थ है 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम। तो ध्यान रखना है इस बात को कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 के बराबर होता है। ठीक है, और एक एंगल अकेले 90 से बड़ा है और 180 से कम है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो कि 95 है, 100 है, कुछ भी 180 से कम है लेकिन 90 से ज़्यादा है। तो दूसरा जो दो कोण है वो कभी भी अधिक कोण नहीं होगा, कभी भी अधिक कोण नहीं होगा, क्योंकि ई वाला कोण जैसे ही 90 से ज़्यादा होगा, है ना, 91 हो गया, 92 कुछ भी हो गया, 90 से जैसे ही ज़्यादा हो गया तो इसी दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, 180 से ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन तीनों को जोड़ने पर 180 के बराबर ही आना चाहिए, तभी वो त्रिभुज है। तो इसका मतलब क्या है कि अधिक कोण का अधिकतम संख्या एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो सही आंसर हो गया 1। अगला सवाल है, किसी त्रिभुज में न्यून कोणों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम है, तो एक सिंपल सा ले लो, एक त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, तो इसमें 60, 60 और 60 होता है। तीनों क्या है, 90 से कम है, न्यून कोण है, तो कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। किसी भी त्रिभुज में न्यून कोणों की अधिकतम संख्या 3 हो सकती है। तो सही आंसर है इसका सी। अगला सवाल है, इनमें से कौन समूह त्रिभुज के संदर्भ में संभव नहीं है। ठीक है, तो देखना ध्यान से, 30, 80 और 90, मतलब कि सबको जोड़ के देखो 180 के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर 180 के बराबर है तो इसका मतलब है कि हमारा सवाल, मतलब कि वही हमारा जवाब है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 के बराबर होता है। जोड़ो दोनों को, 8 3 110 और 90 कितना हो गया, 110 और 90 200 हो गया, है ना। और यहाँ देखो इसको भी जोड़ दो, 5 5 10 का जीरो, हाथ में 1, 8 7 15 116, 160 और 40, ये भी 200 के बराबर हो गया, है ना। यहाँ देखो 7 5 12 120 जोड़ 90 कितना हो गया, 120 और 90 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 190, ये हो गया 210, है ना, ये भी बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों जो है सो कि संभव नहीं है ना, ये तीनों संभव नहीं है। तो हमारा आंसर डी होना चाहिए, इनमें सभी होना चाहिए ना, क्योंकि तीनों में संभव नहीं है। तो इसका सही सवाल होगा कुछ इस तरह से कि इनमें से कौन समूह त्रिभुज के संदर्भ में संभव है। तो ना ही ये संभव है, ना ही ये संभव है, ना ही ये संभव है। तो हमारा जवाब हो गया डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 180 के बराबर किसी में भी नहीं आया है। अगला सवाल है, त्रिभुज की सर्वांग समता का आधार इनमें से कौन नहीं है ना, माने कि इस तीनों में से कौन सा है जो सर्वांग समता के बारे में अभिगृहित नहीं है। तो देखो एस अभिगृहित पढ़े हैं हम लोग, एस ए अभिगृहित पढ़े हैं हम लोग, नहीं पढ़े हैं, है ना। एस ए अभिगृहित नहीं होता है, एस अभिगृहित होता है और एस ए अभिगृहित भी होता है। तो ये वाला अभिगृहित नहीं होता है, इसका मतलब है कि यही है हमारा सही आंसर बी। ठीक है, माने कि साइड और एंगल, इस तरह से हम लोग सर्वांग क्षमता नहीं मिलाते हैं, बल्कि एस साइड मिलाते हैं, एस साइड एंगल साइड, या फिर एस एंगल साइड एंगल मिलाते हैं। अगला सवाल है, किसी त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर है 50 डिग्री, बी बराबर है 60 डिग्री, तो त्रिभुज की भुजाओं को बढ़ते क्रम में सजाइए। चलो अब इस सवाल को देखना, ये भी क्या है, आसान सवाल है, कुछ इस तरह से ये वाला है।
और ए बी सी, ठीक है। और कह रहा है कि ए बराबर है 50 डिग्री के, है ना, और बी बराबर है 60 डिग्री के, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि त्रिभुज को बढ़ते क्रम में सजाइए, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करोगे, तीसरा साइड तीसरा कोण निकालो। ई 50 है, ई 60 है, तो ई वाला क्या होगा, दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दो, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और 180 में से घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 180 में से 110 घटाओगे तो 70 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 70 डिग्री, ठीक है बाबू। तो देखो बताए थे ना कि समान कोणों के सामने की भुजाएं भी समान होती है। ठीक उसी प्रकार से जो कोण बड़ा होता है उसके सामने की भुजा भी बड़ी होती है। ध्यान में रखना, जो कोण बड़ा होगा उसके सामने की भुजा भी बड़ी होगी। चलो दिखाते हैं यहाँ पे आप। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है, ये वाला है सी। इसके सामने की जो भुजा है कौन है, ए बी। तो ए बी सबसे बड़ा है, ए बी क्या है, सबसे बड़ा है। 70 से छोटा कौन सा एंगल है, कोण 60 है। इसके सामने की भुजा कौन सी है, ए सी। तो ए सी क्या होगा, इससे छोटा होगा, है ना। उसके बाद सबसे छोटा कौन है, 50। तो 50 के सामने की भुजा कौन सी है, बी सी। तो बी सी होगा सबसे छोटा। अब देखो ए बी सबसे बड़ा है, ए सी उससे छोटा है और बी सी सबसे छोटा है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, किस सवाल में लिखा हुआ है, ध्यान से देखो तो। हाँ यहाँ देखो, इसी को उल्टा करके यहाँ पे लिखा है ना। इसी को ऐसे लिख सकते हो ना, इसी को उल्टा करोगे तो क्या होगा, बी सी सबसे छोटा है और इससे छोटा है ए सी, और इससे भी बी सी सबसे छोटा है, इससे बड़ा है ए सी, और सबसे बड़ा है ए बी। इसी को ना पलट के लिख दिया है इसमें, देखो तो सही आंसर हो गया हमारा सी, ठीक है। अगला सवाल है, त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयां हैं 1.5 सेंटीमीटर और तथा 5 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा की लंबाई इनमें से कौन नहीं हो सकती है, ठीक है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर। चलो एक की लंबाई है 1.5 और दूसरे की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। तो तीसरे की लंबाई क्या नहीं हो सकती है। तो देखो ये बात तो जानते हो ना कि त्रिभुज के किसी दो भुजाओं को जोड़ने पर क्या होना चाहिए, तीसरे से बड़ा होना चाहिए था, ठीक है। तो मान लो कि पहला वाला हमारा ये हो गया कि इसको हमने मान लिया तीसरा साइड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस दोनों को जोड़ने पर इससे बड़ा आना चाहिए, ठीक है। तो जोड़ो 1.5 और 3.4 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 9 और 3 1 4। इससे बड़ा आया क्या, नहीं आया ना। तो ये जो है सो कि ट्रायंगल का साइड नहीं हो सकता है, ठीक है। ध्यान समझना, बस एक बात याद रखो कि त्रिभुज के किसी भी दो भुजा को जोड़ने पर तीसरे से बड़ा आना चाहिए। ये भी प्रमेय है, ठीक है। तो दो भुजा कौन कौन सी दी हुई है, देखो ध्यान से, ये है ना। तो एक भुजा दिया हुआ है 1.5 और दूसरा दिया है 5, है ना। तो पहला ऑप्शन में था 3.4, तो इसको हमने मान लिया। तो इस दोनों को जोड़ने पर तीसरे से बड़ा आना चाहिए था, लेकिन जोड़ने पे तीसरे से बड़ा नहीं आया। इसका मतलब है कि ये त्रिभुज का भुजा नहीं हो सकता है। तो यही हो गया हमारा सही आंसर, ठीक है। तो हमें सही आंसर मिल गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर दूसरा आपको करके देखना है तो देखिए 3.6 रखिए यहाँ पे, है ना। तो क्या होना चाहिए, इस दोनों को जोड़ने पर इससे बड़ा आना चाहिए। तो 1.5 और 3.6 को जोड़िए, कितना होगा, 6 5 11 के एक हाथ में 1 3 1 4 1 5, 5.1 आया ना। इससे बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है। इसका मतलब कि संभव है, हो सकता है। उसी तरह से तीसरा में 3.8 है, तो इस दोनों को जोड़ने पर इससे बड़ा आना चाहिए। तो 1.5 और 3.8 को जोड़िए, 8 5 13 3 हाथ में 1 3 1 4 1 5, 5.3 क्या है, इससे बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है। तो ये भी संभव है ना। तो लेकिन 3.4 संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि 3.4 को और 1.5 को जोड़ने पर तीसरी भुजा से बड़ा नहीं आ रहा है, माने कि 5 से बड़ा नहीं आ रहा है। तो इसलिए यही हो गया हमारा सही आंसर, क्योंकि सवाल में क्या पूछ रहा था कि कौन लंबाई नहीं हो सकता, कौन भुजा की लंबाई नहीं हो सकता। तो 3.4 भुजा की लंबाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि याद रखना त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं को जोड़ने पर तीसरे से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27। अगला सवाल देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर है बी सी और बी बराबर है 70 डिग्री के, तब ए की माप क्या होगी। तो चलो देखते हैं यहाँ पर। ये भी बहुत ही आसान सवाल है और पिछले सवालों की ही तरह है। त्रिभुज है ए बी सी, तो चलो ए बी सी ये त्रिभुज बना लेते हैं, है ना। इसको नाम दो ए बी और सी, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ए बी बराबर है बी सी के। तो देखो ए बी यहाँ पे है और बी सी यहाँ पे, है ना। ये दोनों क्या है, बराबर है, ध्यान समझना। अब मैंने आपको क्या बताया था कि समान भुजाओं के सामने की कोण भी, है ना, समान भुजा के सामने की कोण भी बराबर होती है। तो देखो
ये वाला भुजा है और ये वाला भुजा हुआ है, ये दोनों बराबर है। तो ध्यान से देखना, इसके सामने का कोण कौन सा है, ये वाला, और इसके सामने का कोण कौन सा है, ये वाला। तो ये ए और सी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ए और सी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब आगे सवाल में देखो कुछ और दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है कि बी है 70 डिग्री के बराबर, यानी बी यहाँ पर है तो बी है 70 डिग्री के बराबर, है ना। और अब सवाल में ए की माप पूछ रहा है। तो बताओ ये दोनों बराबर है और ये 70 है, तो क्या इस दोनों का माप नहीं निकल जाएगा। बहुत आसान है, इसको मान लो x और इसको भी मान लो x। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है। यहाँ पे देखो ए बी और बी सी बराबर है, तो जब दो साइड बराबर है, दो भुजा बराबर है, तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इसके सामने का कोण ई और इसके सामने का कोण ई, तो ये दोनों भी बराबर होगा। चलो अब कैसे बनेगा देखो, है ना। तो अब त्रिभुज का प्रॉपर्टी जानते हो कि तीनों कोणों का योग होता है 180 के बराबर। तो x प्लस 70 कितना हुआ, 180 हुआ, है ना। अब 2x बराबर, इधर प्लस में है 70, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो -70 कितना आ गया, 110 आ गया, है ना। अब 2x का मान आ गया 110, तो x का मान नहीं निकलेगा जी, बहुत आसान है। कैसे निकलेगा, x को इधर रखो, 2 को उधर भेजो, है ना। तो 2 इधर गुना में था, उधर भाग में चला जाएगा, कितना हो गया, 55 डिग्री हो गया, है ना। 2 से 110 में भाग दो कितना आएगा, 55 आएगा। देखो तो 55 है ऑप्शन में, यहाँ पर है बी में ऑप्शन, बी ऑप्शन में है 55 डिग्री। तो बी हो गया हमारा सही आंसर, 55 डिग्री। ठीक है, चलो तो ये सवाल भी आएगा समझ में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, देखो यहाँ सर्वांगसम का चिन्ह होगा, है ना। सर्वांगसम है त्रिभुज FDE के, तो AB बराबर है 5 सेंटीमीटर और D 40 डिग्री के बराबर है और A 80 डिग्री के बराबर है, तब इनमें से कौन सत्य होगा। ठीक है, तो चलो अब दोनों त्रिभुज बना लेते हैं और त्रिभुज बना करके देखते हैं कि भैया कौन सा सत्य होगा, है ना। तो चलो त्रिभुज बनाते हैं। 2 त्रिभुज बनाना है ABC, तो एक त्रिभुज यहाँ पे बन गया ABC, है ना, और दूसरा त्रिभुज बन गया FDE, है ना। चलो एक दूसरा त्रिभुज बना लिया हमने यहाँ FDE, है ना। चलो ABC FDE, चलो AB बराबर है 5 सेंटीमीटर के, तो AB यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर के बराबर हो गया, है ना। और D बराबर है 40 डिग्री की, तो देखो D बराबर है यहाँ 40 डिग्री के, है ना। और A बराबर है 80 डिग्री की, तो देखो A यहाँ पर है, ये बराबर है 80 डिग्री के, है ना। तब इनमें से कौन सा सत्य होगा, तो इसमें से कौन सा सत्य होगा ये बताना है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि ABC सर्वांगसम है FDE के। ठीक है, ABC FDE के सर्वांगसम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तीनों भुजाएं और तीनों कोण दोनों त्रिभुजों में बराबर होंगी, बिल्कुल क्रम से। माने ई वाला 5 सेंटीमीटर है तो ई वाला भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, ध्यान से समझो, है ना। और ये वाला 40 है तो ये वाला भी 40 हो जाएगा, है ना। अब देखो ये वाला 80 है तो ये वाला भी 80 हो जाएगा, है ना। और ये वाला कितना बताओ, तो ये वाला नहीं पता है, नहीं पता है तो निकाल लो। कैसे निकालोगे, 2 गो कोण दिया हुआ त्रिभुज का, तो तीसरा कोण नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, है ना। तो 180 में से 80 और 40 को जोड़ो, कितना हुआ, 8 4 12, 120 हुआ, कितना हुआ घट के 60 डिग्री हो गया, है ना। तो ई वाला आ गया 60 डिग्री। ई वाला जब 60 डिग्री तो ई वाला भी 60 डिग्री, है ना। तो अब सब कुछ क्लियर है। देख लो किस ऑप्शन में सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है DE 5 सेंटीमीटर। देखो तो DE 5 सेंटीमीटर है, नहीं है। DF 5 सेंटीमीटर है और E 60 डिग्री है, एंगल 60 डिग्री है। तो एगो सही है एगो गलत है, तो ई वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है DE 5 सेंटीमीटर, DE 5 सेंटीमीटर इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं होगा सही आंसर। हाँ देखो सी में देखो E है 60 डिग्री, तो E 60 डिग्री है यहाँ पे, सही बात है। DF 5 सेंटीमीटर है, तो देखो DF 5 सेंटीमीटर है तो ये हो गया हमारा सही आंसर सी में, है ना। तो इस तरह से ये सवाल बन जाएंगे, है ना। क्योंकि ABC और FD दोनों त्रिभुज है और दोनों सर्वांगसम है, तो तीनों का कोण और भुजा बराबर होगा, बिल्कुल क्रम से, है ना। माने कि AB FD के बराबर होगा, BC DE के बराबर होगा, AC FE के बराबर होगा, है ना। और यहाँ पे 80 है तो यहीं पे 80 होगा, यहाँ 40 तो यहाँ 40, यहाँ 60 तो यहाँ 60, बिल्कुल बराबर। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, है ना। इनमें कौन सत्य है, अगला सवाल कह रहा है कि इनमें कौन सत्य है। ठीक है, चलो देखते हैं फिर, है ना। तो देखो सबसे पहले तो देख लो
कि सर्वांग समता जब हम लोग लिखते हैं किसी भी दो त्रिभुज का तो कैसे लिखते हैं, बिल्कुल क्रम से लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे AC AC क्या है, AC है और AC है, तो AC लिखेंगे, है ना। और इधर देखो P है और Q है ना। P देखो पहले तो एंगल का पता लगा लो, ये 70 है, ये 45 है, दिया हुआ है ना। तो ई वाला कितना होगा, ई वाला निकालो कितना होगा बाबू बताओ तो। इस 70 ही 45 है तो क्या होगा बताओ तो। 180 में से 70 और 45 को घटा दो जोड़ के, 70 और 45 को जोड़ के घटा दो, कितना हो जाएगा 180 में से घटाओगे 7 3 10 11, 115 को घटाओगे कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, है ना। चलो तो ये वाला आ गया 65 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो तीनों कोण दिख रहा है ना तुमको, ये वाला 65 डिग्री है, फिर यहाँ पे निकालोगे ये वाला कोण, तो ये वाला आएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये तो बड़ा ही सिंपल हो गया ना। दोनों को सर्वांगसम लिखने के लिए जो जो एंगल बराबर है उस सब को एक साथ लिखो। जैसे कि A बराबर है किसके, A बराबर है किसके P के, तो पहले A इधर और पहले P इधर, है ना। चलो उसके बाद देखो B बराबर है किसके, B बराबर है R के, B 45 है और R 45 है ना। तो B बराबर है R के, तो B A के बाद B तो P के बाद R। C बराबर है किसके, Q के, तो C और Q एकदम जगह पे लिखेंगे जो जिसके बराबर है, ठीक है। उसी तरह से देखो AC बराबर था PQ के, तो AC और PQ बराबर हो गया ना, ठीक है। तो चलो अब खोजो ये वाला किस ऑप्शन में है। तो देखो तो यहाँ पे देखो लिखा है ABC या QPR, तो ये क्रम में नहीं है। ABC और PQR ये क्रम में है क्या, PQR PRQ है ना, नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इस क्रम में नहीं है ना। तो यहाँ पे लिख लेना C, सही आंसर है हमारा C। देखो C में लिखा है ABC सर्वांगसम है PRQ के, तो सही आंसर है इसका C, ठीक है। ये गलती से मिसप्रिंट है, आपके किताब में ये सुधार के मिलेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है, कितना होता है बोलो तो। इस सवाल का जवाब देना दुनिया का सबसे आसान काम है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, कितना होता है बाबू 180 डिग्री, तो सही आंसर है बी, ठीक है। अगला सवाल है यदि त्रिभुज ABC में A है 40 डिग्री, B है 60 डिग्री, तो C किसके बराबर होगा बोलो। त्रिभुज में दो को कोण दिया है तो तीसरा कोण निकलेगा, कैसा निकलेगा, दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो कैसे निकलेगा 180 में से दोनों को जोड़ के घटा दो, है ना। तो दोनों को जोड़ेगा 100 आ जाएगा, तो ऐसे ही मुंह पे ही बन जाएगा सवाल, है ना, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना आ गया 80 डिग्री आ गया, ठीक है। 80 कौन से ऑप्शन में है देखो तो, इस ऑप्शन में C में है, तो सही आंसर हो गया हमारा C, ठीक है। तो ये सब आसान सवाल है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल लग रहा है नीचे वाला, क्या कह रहा है कि त्रिभुज PQR में P है x - 15 डिग्री, Q है 2x + 30 डिग्री और R है x + 45 डिग्री, ठीक है बाबू। तो x का मान निकालना है, ठीक है। तो देखो त्रिभुज का 3 को कोण दिया है, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, है ना। तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, तो तीनों को जोड़ के 180 के बराबर कर दो, x का मान निकल जाएगा। कैसे, तो देखो x - 15 डिग्री जोड़ 2x + 30 डिग्री जोड़ x + 45 डिग्री, ये किसके बराबर होगा 180 के बराबर होगा। बस x का मान निकाल लेना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा देखो, सब x वाले को एक साथ लिख दो, x + 2x और +x, है ना, और बाकी सबको एक साथ -15 जोड़ 30 और जोड़ 45, है ना, डिग्री सब तो ऊपर है, बराबर 180 डिग्री, ठीक है बच्चा। देखो 2x 1x 3x और 1x 4x, है ना। और इधर क्या देखो, और इधर हो जाएगा 30 में से 15 घटाओगे तो 15, तो ये हो जाएगा 15 और 45, दोनों को जोड़ो, 5 5 10 का जोड़ो, हाथ में 1 4 1 5 1 6, तो ये हो गया +60 = 180, ठीक है। और 4x इधर रहेगा, 60 उधर जाएगा तो घटाओ में चला जाएगा, 180 में से 60 घटाओगे तो 120 हो जाएगा, है ना। अब x का मान निकालो, इधर 4 से गुना हुआ है, उधर भाग हो जाएगा, तो 120/4 कितना हो गया 30 हो गया। तो x का मान कितना आया 30 डिग्री आया। देखो तो ऑप्शन में कहाँ पर है 30 डिग्री, ए में है 30 डिग्री, सही आंसर हो गया इसका ए, है ना। चलो तो ये सवाल भी बन गया। तो कुछ नहीं, इस तरह के सवालों को बनाना आसान होता है, बस कुछ मुख्य बातें याद रखनी होती है,
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। और समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं, है ना। और बहिष्कोण जो होता है वह अपने अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। यदि त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो, यदि कोई त्रिभुज है जिसका एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है तो वह किस तरह का त्रिभुज होगा, बताइए। तो ये सवाल था, है ना। तो इस सवाल को बनाना है हम लोग को। देखो ये किस तरह से होगा, है ना। मान लो कि ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण है x और ये है y और ये है z, ठीक है। तो सवाल क्या कह रहा है कि x बराबर होगा किसके, y प्लस z, ठीक है। तो ऐसा ये कह रहा है ना। तो ये कब संभव है, ध्यान से देखो। एक कोण बनाओगे तुम, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये कब संभव होगा, समकोण त्रिभुज में ही संभव होगा। कैसे, तो ये अगर 90 होगा और ये 45 और 45 होगा, है ना, तभी ना 45 45 90, है ना, तभी जाकर के इसी तरह के कोण में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही, सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही एक कोण दूसरे और तीसरे कोण के योग के बराबर होगा, है ना। तो ये किस तरह का कोण बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। देखो 45 है 45 है 45 45 90 हो गया, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही ये बन सकता है। तो सही आंसर है इसका सी। अगला सवाल है, यदि त्रिभुज के दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह त्रिभुज निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। चलो ये सवाल भी आसान है, देखना ध्यान से। यदि त्रिभुज के दो कोणों का योग 90 डिग्री है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये त्रिभुज है, इसका और इसका माने x और y ये दोनों मिलकर के कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 के बराबर होता है। ये दोनों मिलकर अकेले 90 है तो ये कितना होगा, साधारण सी बात है भाई। ये दोनों मिलकर 90 है तो ये अकेले 90 होगा, तब तो सबको जोड़ेंगे तो 180 होगा, है ना। तो जब कोई एक कोण 90 के बराबर हो गया तो त्रिभुज किस तरह का है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो गया डी। अगला सवाल है, किसी भी त्रिभुज में अधिकतम कितने न्यून कोण संभव है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम। तो ये सवाल पहले भी आया था। किसी भी त्रिभुज में अधिकतम हम लोग 3 न्यून कोण बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 90 डिग्री से कम कोण कितना बना सकते हैं हम, किसी भी त्रिभुज में 3 को बना सकते हैं। तो सही आंसर हो गया डी। अगला सवाल है कि किसी एक त्रिभुज में कितने न्यून कोण हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। न्यूनतम कितने न्यून कोण हो सकते हैं ना, ये सवाल है। तो देखो इसमें अधिकतम था तो अधिकतम 3 को हो सकता है, न्यूनतम माने कम से कम कितना हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान से समझना इस सवाल को भी, है ना। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ना। कि मान लो कि तुम कोई भी त्रिभुज बना लो, है ना। मान लो कि ये वाला त्रिभुज बना लिए, तो यहाँ पे क्या है, इस समकोण है, माने कि 90 डिग्री है, तो बाकी 2 को क्या होगा, न्यून कोण हो जाएगा, है ना। अब मान लो कि अधिक कोण बना लिए, ऐसे बना लिए, है ना, इस तरह से, है ना। तो ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, 180 डिग्री से कम हो गया, तो ये दोनों के क्या होगा, न्यून कोण होगा, है ना। तो चाहे तुम जिस तरह का भी त्रिभुज बना लो उसमें कम से कम 2 न्यून कोण तो होना ही है। माने कि 2 ऐसा कोण होना है जिसकी माप 90 डिग्री से कम होगी। तो याद कर लो, किसी भी त्रिभुज में न्यूनतम 2 न्यून कोण होते हैं और अधिकतम 3 न्यून कोण होते हैं, ठीक है। तो सही आंसर हो गया इसका सी। एक त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण संभव है। समकोण माने कि 90 डिग्री के बराबर। तो ये सवाल भी आ चुका है। किसी भी त्रिभुज में हम लोग एक ही 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, तो देखो यहाँ पे मान लो कि त्रिभुज बना दिया, एक और 90 डिग्री बन गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ई और ई हमेशा 90 से कम ही रहेगा, है ना, तभी तो जाके तीनों को जोड़ने पे 180 आएगा। इसमें से कोई भी अगर 90 हुआ, जैसे कि ई वाला 90 हो गया, 2 को 90 बना दिया, तो ई वाला संभव है क्या, इसको त्रिभुज बनाना संभव है, नहीं संभव है। क्यों, क्योंकि ई है 2 को मिलकर 180 हो गया, तो तीसरा कहाँ जाएगा भाई, तीसरा भी तो जुटेगा ना। और जब तीसरा जुटेगा तभी जाके ट्रायंगल बनेगा, है ना, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इसलिए किसी भी त्रिभुज में ज़्यादा से ज़्यादा एक ही समकोण संभव है। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है कितना के। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है बाबू, ध्यान से देखना। तो समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों साइड बराबर हो, जिसका तीनों भुजा बराबर हो, तो ध्यान से देखना, जिसका तीनों भुजा बराबर होता है उसका तीनों कोण भी बराबर होता है। कैसे, तो एक प्रमेय पढ़े थे ना कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं।
ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण ही, इसके सामने का कोण ही, ये दोनों बराबर हो गया, ई हो गया एक्स, ई हो गया एक्स, है ना। अब ये देखो ई वाला और ई वाला दोनों बराबर है ना, तो इसके सामने का कोण ई, इसके सामने का कोण ई, तो ई एक्स तो ई भी एक्स, तो तीनों भुजा बराबर हुआ ना। और सॉरी, तीनों भुजा तो बराबर है ही, तीनों कोण भी बराबर हुआ। और जब तीनों कोण बराबर हुआ तो ये कितना के बराबर होगा बोलो तो? एक कोण कितना के बराबर? एक्स 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 3x हो गया, 180 डिग्री के बराबर होगा तीनों कोणों का माप। यहाँ से 3 उधर जाएगा तो भाग दे देगा, यानी कि 60 डिग्री आ जाएगा। 3 से भाग दोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, है ना। यानी कि ई भी 60 डिग्री होगा, ई भी 60 डिग्री होगा और ई भी 60 डिग्री होगा, है ना। तो सही आंसर क्या हो गया? सी। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है 60 डिग्री के। ठीक है, अगला सवाल है, चलो अगला सवाल देखते हैं। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण कितना के बराबर होता है ना। तो समझो इस सवाल को भी समझो, बढ़िया सवाल है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, तो इस समकोण बना लो, यहाँ पर समकोण बन गया यहाँ, ठीक ना बाबू। चलो अब ये जो समकोण बन गया तो इसका मतलब क्या है कि 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा? कर्ण होगा। क्या होगा? कर्ण होगा, माने हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बाकी यही दोनों वाला साइड क्या हो सकता है? बराबर हो सकता है, क्योंकि कर्ण जो है हमेशा दोनों साइड से बड़ा होता है, माने त्रिभुज का जो सबसे बड़ा साइड होता है वही कर्ण होता है। तो ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि क्या है? समकोण भी और समद्विबाहु है। तो समकोण यहाँ बना तो सामने वाला कर्ण, तो कर्ण बराबर नहीं होगा, कर्ण बड़ा होगा, तो बाकी दो ही बच गया तो बराबर होगा। ठीक है, अब समान भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, तो इसके सामने का कोण ही, इसके सामने का कोण ही, ये दोनों का होगा, बराबर होगा। तो ई एक्स मान लो, ई एक्स मान लो, है ना। तो यही दोनों न्यून कोण है ना, एगो समकोण है, बाकी दो न्यून कोण है। तो बताओ इसका माप क्या होगा? निकालना मुश्किल है क्या? बहुत आसान है। कैसे? x प्लस 90 कितना के बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। इधर हो जाएगा 2x, 90 उधर जाएगा, घट जाएगा तो 90 हो जाएगा। इधर से 2 उधर जाएगा तो भाग दे देगा, इधर गुना में है, कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो आंसर आएगा इसका 45 डिग्री। देखो 45 डिग्री कहाँ है? ए में है। तो सही आंसर हो गया हमारा ए, है ना, कि एक सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण बराबर होगा 45 डिग्री के। ठीक है, तो चलो इस तरह से इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे उन सबों का हल हम लोगों ने देख लिया है, अच्छे से अध्ययन भी कर लिया है ना। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। बहुत जल्द आपका लाइव क्लास शुरू होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।